नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई है। राहुल गांधी जो मिशन 2024 पर चल रहे थे, उस मिशन का टाटा फिश हो गया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, वो कार्ड पूरी तरीके से फेल हो गया और कोई भी चारा चारों तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा है जिससे कि कांग्रेस एक ऐसा एजेंडा तैयार कर सके, मुद्दा निर्धारित कर सके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला हो। और इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन में अब कांग्रेस देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हो गई है, संलिप्त हो गई है। अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस देश को बर्बाद करने की, जलाने की साजिश में लगी है। क्योंकि पिछले दिनों एक बैठक हुई और यह बैठक सोनिया गांधी के घर पर हुई थी, 10 जनपद पे हुई थी, जहां पर अब राहुल गांधी का भी आवास है। यानी जब से राहुल गांधी का घर छीना गया है, उन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के सोनिया गांधी के घर पर शिफ्ट कर दिया। यानी अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक साथ रहते हैं और मां बेटे की इस जुगलबंदी ने एक नई साजिश को अंजाम दिया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। ये एक कोर कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में बड़े प्लान पर काम करने की कोशिश की गई और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि यह कोई सामान्य प्लान नहीं है। यह प्लान ऐसा है जिसके कारण देश में 2024 से पहले भयानक दंगे होने वाले हैं, आग लगने वाली है, बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं। क्योंकि यह जो सारा का सारा प्लान है वो हिंदू विरोधी दो समुदायों को लेकर है। इन दोनों समुदायों को एक साथ लाने की है, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करके ही दंगे भड़काए जा सकते हैं और जिसकी शुरुआत भी अब लगभग हो चुकी है। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया कि अब कोई चारा कांग्रेस के पास नहीं है जब तक कि देश भर में प्रशासनिक स्थिति खराब नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, अराजकता का माहौल अलग अलग राज्यों में नहीं होगा, तब तक कांग्रेस अब सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। क्योंकि जितने भी मुद्दे कांग्रेस के पास थे वो सारा का सारा आजमा के देख लिया गया। 2014 में मुद्दा उठाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यानी कि जो उम्मीदवार बने थे पीएम के मोदी जी, उस समय उनको हत्यारा तक घोषित कर दिया गया। मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई ताकि ऐसा लगे कि कांग्रेस ही मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को लगने लगा कि कांग्रेस तारनहार नहीं है। ममता बनर्जी भी हैं, लालू यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। यानी कि जिस जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे उसी को वोट दो। और 2014 में दूसरे जो मुद्दे उठाए गए थे, सांप्रदायिकता, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मुसलमानों का देश से निकाला हो जाएगा। लेकिन उस मुद्दे का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। 2019 में कुछ और नए मामले लाए गए। उन मामलों में कैपिटलिज्म की बात की गई, यानी कि क्रॉनी कैपिटलिज्म, जो देश में कुछ परिवारों का पूरे अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा हो गया है। अडानी अंबानी का मुद्दा उठाया गया, साथ में बेरोजगारी की बात कही गई, भ्रष्टाचार के कुछ नए मामले लाने की बात कही गई, राफेल का मुद्दा उठाया गया। लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे टाइम फिस हो गए और स्थिति यह हो गई कि पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाई और अब फिर से 2024 का चुनाव आने वाला है। ये सारे मुद्दे उस बैठक में डील हो रहे थे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अभी कुछ समय से राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया। अडानी का मुद्दा लगातार उठाते रहने के बावजूद भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की जीत हुई है, इसे जीत नहीं कहा जा सकता। यह तो बिल्कुल मार्जिनल लाइन पर जीत थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां कांग्रेस से
मात्र 0.1% वोट कम आया था। यानी 1% से भी कम वोट से कांग्रेस जीती है और यह जीत लोकसभा चुनाव में बरकरार रहने वाली नहीं है। गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। हर स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी सामने है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, जो गुजरात में भी कांग्रेस को हराने में भूमिका निभा रही थी, पंजाब में कांग्रेस को पूरी तरीके से हरा दी है। और ऐसे ही विपक्षी एकता जो विफल होती जा रही है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग करने में लगी है कि अपने स्टेट में हम कांग्रेस के साथ समझौता तो करें, लेकिन वोट शेयरिंग के साथ सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होना चाहिए। यानी कांग्रेस के वोट हमें मिले, लेकिन सीटें देने की बारी हो तो कांग्रेस को 2, 4, 10 सीटों में ही निपटा दो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो। हर स्टेट में जहां लोकसभा की ज्यादातर सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, बिहार में 40 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, ये 200 से ज्यादा सीटें जहां लोकसभा की है, वहां जो दूसरी पार्टियां हैं हमें दबाने में लगी है। इसलिए अब एक उपाय जरूरी है कि अब 2 वर्ग को भड़काना पड़ेगा, और वो 2 वर्ग है, एक मुसलमान और दूसरा क्रिश्चियन। इसके लिए कुछ सहयोग विदेशी पार्टनरों से भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो तो सोनिया गांधी के रगों में बसी हुई है। राहुल गांधी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो ये जनेऊ पहन के नहीं जाते हैं, बल्कि क्रॉस लटका के ही जाते हैं, क्योंकि जो इनके विदेशी पार्टनर हैं उनको पता है कि राहुल गांधी की परवरिश जिस तरीके से हुई है, उसमें उनके अंदर राम नहीं ईसा मसीह ही दिखाई पड़ेंगे। वो आंख बंद कर ओम नहीं कह सकते, गॉड ही कहते होंगे। इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस मिशन पर लगाना चाहिए। और हिंदुस्तान में जितने जगहों पर क्रिश्चियन हैं वो मेजॉरिटी में हैं, और जहां आक्रामक हैं उसका भी इस्तेमाल करो सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन उसे क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू नहीं होना चाहिए। यह स्थिति मणिपुर में शुरू हो गई है, क्योंकि मणिपुर में जो अभी आग लगी हुई है, जल रहा है मणिपुर, उसके पीछे के कारणों को समझें और देखें कि कांग्रेस की कैसी कॉन्स्पिरेसी उसमें है। क्योंकि अभी जो मणिपुर में इतने बड़े आंदोलन, दंगे, आगजनी हो रही है, उसमें मीडिया में भी यह खबर नहीं चलाई जा रही है कि वहां मामला आदिवासी और गैर आदिवासी का नहीं है, बल्कि क्रिश्चियन और हिंदू का है। मणिपुर में 41% से ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन का है, जो पहाड़ों की तरफ बसा हुआ है। ज्यादातर एरिया, पहाड़ी एरिया में जो ट्राइब थे, और उसमें से ज्यादातर कुकी ट्राइब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। और मैदानी क्षेत्रों में जो मैतई हैं वो इस बात के लिए जूझ रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन का अधिकार उन्हें मिले, वो खरीद सकते हैं। और ये जो SC ST के बीच का अंतर है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का नहीं है, ये मसला जमीन का है। क्योंकि 63% मैतई अगर 10% भूभाग पे रहते हैं और 90% जो एरिया पहाड़ी एरिया है मणिपुर के अंदर, उस 90% एरिया में उनकी एंट्री ही बैन है। वो न जमीन खरीद सकते हैं, न मकान बना सकते हैं, न खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो क्या वो इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि हमें वो 90% जो प्रदेश का भूभाग है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, वहां जमीन खरीदने का अधिकार दें? क्योंकि 63% से ज्यादा पॉपुलेशन जो मैतई का है, जिसमें से 40% से ज्यादा मैतई जो हैं वो हिंदू बन चुके हैं, और अभी भी 7 से 8% मैतई जो ट्रेडिशनल उनका रिलीजन था वो ट्रेडिशनल रिलीजन पे रहे हैं। तो उनको लगेगा कि हम जो इतने बड़े पॉपुलेशन 10% भूभाग पे रह रहे हैं, जहां पर सामने में पहाड़ी क्षेत्र दिखता है, वहां हम घर नहीं बना सकते, हमें तो एक दूसरे के आसपास घर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जमीन कम पड़ती जा रही है। तो अगर ST का दर्जा इन्हें मिलेगा
तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, लेकिन वो अधिकार देने के लिए इन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी। हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस पर विचार करना चाहिए। सरकार विचार कर रही थी, या तो इनको एसटी का दर्जा देंगे या फिर दूसरे स्तर पर एसटी को, जो बैन किया गया है दूसरे समुदायों को पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए, वो बैन हटाया जाएगा। और फिर क्या हुआ, मणिपुर जलने लगा। ये क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियनों का, जो आदिवासियों के वेश में हैं, उनका आंदोलन है। क्योंकि पिछले दिनों मणिपुर की सरकार ने कुछ ऐसे काम भी किए थे। कुछ जो फॉरेस्ट था, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उन जगहों पर भी इन लोगों ने जमीन कब्जा कर करके चर्च बना दिए थे। 3 से 4 चर्चों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था। और यह पूरा का पूरा मणिपुर जलाने का प्लान उसी समय से था, क्योंकि हाई कोर्ट में यह मामला तो चल ही रहा था, मांग तो पहले से चल रही थी। अचानक से क्या हो गया कि इन लोगों को गुस्सा आ गया और सोलिडरिटी मार्च निकालने लगे, आग लगाने लगे, मितैयों के घरों को जलाने लगे, फिर इंफाल तक पहुंचकर वहां पर गाड़ियों में आग लगाने लगे। ये क्रिश्चियनिटी का जो विभत्स चेहरा है, मुसलमानों की तरह आक्रामक होने का, ये इसी कांग्रेस की लार्ज कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। और दूसरे तरफ मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति में कांग्रेस ने उसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि 2024 से पहले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे इलाकों में मुसलमानों को भड़काया जाए जहां पर मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और इन जगहों पर क्रिश्चियन और मुसलमानों को, दोनों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया जाए, हड़काया जाए, भड़काया जाए और दंगे फैलाया जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो कि सरकार इतनी बदनाम हो जाए कि जो कंफ्यूज्ड हिंदू हैं, जिनको लगता है कि ये सारा का सारा किया धरा मोदी सरकार की है, जिनको अभी भी लॉ एंड ऑर्डर और विचार में अंतर समझ में नहीं आता है, वो वैचारिक आधार को छोड़कर कंफ्यूजन की स्थिति में सिर्फ तत्कालिक स्थितियों को देखकर कांग्रेस की तरफ जाएंगे कि अब सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत पड़ गई है। और यही देश विरोधी, देशद्रोही साजिश सोनिया के आवास में रची गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों शामिल थे, जिसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 25 लोकसभा की सीटों में से कांग्रेस 0 पर है। एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास नहीं है। उसके सटे हुए पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की स्थिति वही है। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस वहां पर जो अपने उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है, संदेश देना चाहती है, उसके लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हो चुकी है। और चाइना से जो मदद मिल रहा है वो भी नॉर्थ ईस्ट के स्तर पर कांग्रेस के लिए ही है, जो विवाद पैदा करके कांग्रेस का समर्थन हासिल करवाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके, मोदी को बदनाम करके। और उसी तरीके से साउथ इंडिया में भी वैसे ही कॉन्स्पिरेसी चल रही है, केरल से लेकर कर्नाटक तक, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की मैनिफेस्टो में यह बताया जाता है कि पीएफआई और बजरंग दल में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों को बैन करेंगे। अरे कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जब पीएफआई के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है, तो तुम कर्नाटक में बैन कैसे लगाओगे? जब सरकार ने पहले ही बैन लगा दिया है तो तुम्हारा टारगेट तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल है, क्योंकि पीएफआई पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है। तो इस आधार पर देखा जाए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, हर जगह पर क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये दोनों को भड़काने की एक लंबी जो साजिश चल रही है, उस साजिश का शिकार होने वाला है। और उसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हो चुकी है। यानी कि देशद्रोह की इस साजिश में अब बड़े बड़े नेताओं का नाम आएगा और केंद्रीय एजेंसियों की नजर में यह सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी अब धीरे धीरे आ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।